ठंड में गरीब ननद के ससुराल आई अमीर भाभी। आ, आ, माँ छोड़ दीजिए मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे? मैंने कहा था ना कि खाना बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दाल में नमक नहीं है, सब्जी में मिर्ची नहीं है और ये रोटियां भी जली हुई है। ये जो तूने राशन बर्बाद किया है, ये क्या तेरी मरी हुई माँ छोड़ कर गई थी? माँ, आपको जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहिए। बड़ी याद आ रही है तुझे अपनी माँ की। चल, आज तुझे उसी के पास भेजती हूँ। इतना कहकर अर्चना शोभा के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है और वहां से उसे धक्का देने की कोशिश करती है। शोभा के चिल्लाने की आवाज सुनकर शोभा की भाभी गायत्री भागी भागी छत पर आती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? भाभी, मुझे माँ से बचा लीजिए, वो मुझे आज मार ही देंगी। मारो भी तो क्यों ना, एक तो सारा का सारा राशन बर्बाद कर दिया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। आज तो इसकी खैर नहीं। माँ जी, अगर आपने शोभा को यहाँ से धक्का दे दिया तो वो मर जाएगी और उसकी मौत का इल्जाम आप पर आएगा। इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगी। गायत्री की बात सुनकर अर्चना को गायत्री की बातों में दम लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रो मत शोभा, मैं हूँ ना तेरे पास। मैं जब तक हूँ मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तो लगता है मेरी सौतेली माँ मुझे एक दिन जान से ही मार देगी। ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं भी अपनी मरी हुई माँ के पास चली जाऊं। शोभा की बातें सुनकर गायत्री की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो शोभा को गले से लगा लेती है। शोभा अर्चना की सौतेली बेटी होती है। शोभा की माँ सविता शोभा को जन्म देते ही दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी, जिसके चलते शोभा के पिता महेंद्र ने अर्चना से दूसरी शादी कर ली थी। महेंद्र के जिंदा रहने तक अर्चना शोभा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन महेंद्र के मौत के बाद शोभा को अपना असली रंग दिखाना उसने शुरू कर दिया था। सगी नंद ना होने के बाद भी गायत्री शोभा से बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसे अर्चना के अत्याचारों से बचाती थी। समय गुजरता है और अब शोभा बड़ी हो जाती है। क्यों रे, घर में इतने सारे कामकाज पड़े हैं और तू है कि यहाँ बैठे बैठे पढ़ाई कर रही है। मेरे अगले महीने से एग्जाम है तो मैं उन्हीं की ही पढ़ाई कर रही हूँ। दे अपनी किताब, हाई बड़ी परीक्षा देने वाली। अर्चना शोभा के हाथों से उसकी किताब छीन कर फेंक देती है, जिसे देखकर शोभा कहती है, कम से कम विद्या की तो इज्जत कर लो। इसके अंदर सरस्वती माँ होती है, तो अब तो मुझे ज्ञान देगी। अभी तो सिर्फ तेरी किताब फेंकी है, अब देख क्या करती हूँ। इतना कहकर शोभा अर्चना की सारी किताबें उठाती है और उन्हें किचन में ले जाकर जलाने लगती है। शोभा अर्चना को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अर्चना शोभा की एक नहीं सुनती और तभी वहाँ पर गायत्री आ जाती है। माँ, आप क्या कर रही हैं? तो कुछ नहीं बोलेगी, तो इस घर की बहू है, सास नहीं। अब तो मैं इसका पत्ता कट कर इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। मैं आज ही पंडित जी से बात करके इसकी शादी तय कर देती हूँ। जब ये घर से जाएगी तभी मुझे शांति मिलेगी। अर्चना पंडित जी से बात करके शोभा का रिश्ता एक गरीब परिवार में कर देती है। शोभा का होने वाला पति रेलवे के अंदर टिकट कलेक्टर का काम करता था। ये आप क्या कर रही हैं? शोभा का रिश्ता इस गरीब परिवार में कर रही हैं? अरे मायके में तो इसने इतने दुख देखे हैं, अब क्या ससुराल में भी वो गरीबी में अपने दिन काटेगी? तुझे तेरे सुहाग की कसम है, अगर तू इस मामले में दखल अंदाजी करेगी तो अगर तू अपने सुहाग से प्यार करती है तो ना ही तू कभी शोभा से मिलेगी और ना ही इन मामलों में दखल अंदाजी करेगी। अर्चना की दी हुई कसम ने गायत्री के पैरों में जंजीर बांध दी थी, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। समय गुजरता है और शोभा की शादी हो जाती है। शादी के बाद भले ही शोभा को गरीब ससुराल मिला था, लेकिन उसकी सास और उसका पति उसका बहुत ख्याल रखते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में ना ही तो शोभा गायत्री से मिली थी और ना ही गायत्री शोभा से, लेकिन आज भी ये दोनों भाभी ननद हमेशा एक दूसरे को याद करती हैं। गायत्री, आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, तो तुम बच्चों और माँ को खाना खिला देना। पापा, आपने कहा था कि आप इस महीने मेरे और आयुषी के लिए नए नए स्वेटर लेकर आओगे ना? देखो ना हमारे पुराने स्वेटर कैसे फट गए हैं। हाँ बेटा, मैं कल ही तुम दोनों के लिए नए स्वेटर लेकर आ जाऊंगा और साथ ही तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दादी के लिए भी, ठीक है? थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। अनुराग अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठाता है और प्यार करके रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम करने के लिए चला जाता है। ठंड का मौसम होता है
चारों तरफ ओस ही ओस होते हैं, जिसके चलते किसी को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता। ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो वैभव ट्रेन से नीचे उतरता है, लेकिन ओस होने की वजह से वैभव को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन सीधे उसके पैरों पर चढ़ जाती है, जिससे अब वैभव हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले क्या हम लोगों की जिंदगी में गरीबी कम थी, जब आपने मेरे पति को अपाहिज कर दिया। शुभा, माँ बच्चों, मुझे माफ कर देना। इससे अच्छा था कि मैं उस ट्रेन के नीचे आकर मर ही जाता। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। वैभव के अपाहिज हो जाने की वजह से पूरे घर पर मानो एक बुरा साया छा गया था। पैसे ना होने की वजह से शोभा अपने घर का किराया नहीं दे पाती थी, जिसके चलते पूरे परिवार को अब सड़क पर आना पड़ता है। काफी घंटों तक भटकने के बाद शोभा को कुछ ट्रेन के डब्बे खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर शोभा उन ट्रेन के डब्बों के पास जाती है और वहीं पर अपना बसेरा करके अपने परिवार के साथ रहने लगती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। इस फटे हुए स्वेटर में सारी की सारी हवा अंदर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? ना ही तो मेरे पास काम है और ना ही पैसे, जिससे मैं तुम लोगों को कुछ खिला सकूं और तुम्हारे लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर सकूं। शोभा, मेरे बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। पास के ही मंदिर में ये हलवा बट रहा था, आज इसे ही खाकर अपना गुजारा कर लो। शोभा अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को हलवा खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा हलवा खाकर ठंड में कपकपाते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही ठंड के मौसम में उन सब के दिन कटने लगते हैं। माँ जी, मैं क्या करूं? आयुषी का बदन ठंड के मारे कैसे कपकपा रहा है। बहू तो रुक, मैं बस अभी आती हूँ। ममता जल्दी से बाहर जाती है और कचरे के ढेर में पड़े हुए कुछ बोरों के टुकड़ों को उठाकर ले आती है, जिससे वो अपने पोता पोती के लिए अपने हाथों से सिलाई करके बोरा उन्हें पहनाती है। दादी, ये बहुत चुभ रहा है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। मुझे भगवान पर भरोसा है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ एक तरफ शोभा और उसके परिवार की हालत खराब होती है, वहीं दूसरी तरफ गायत्री शोभा को बहुत याद करती है। 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक शोभा से एक भी बार नहीं मिली। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। गायत्री, तो तुम शोभा से क्यों नहीं मिल लेती हो? ये कसम जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझ में आया ना? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाकर शोभा से मिलो। अपने पति की बात सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और शोभा से मिलने की खुशी में उसके और उसके परिवार के लिए काफी सारी चीजें खरीदती है और उसके ससुराल पहुंचती है। लेकिन गायत्री को शोभा नहीं मिलती। आसपास के लोगों से पूछते पूछते गायत्री उस ट्रेन के डब्बे के पास पहुंच जाती है, जहां पर शोभा अपने परिवार के साथ रहती है। शोभा की सास चूल्हे पर खांसते हुए खाना बना रही होती है, वहीं शोभा ठंड के मारे कपकपा रही होती है। ये सब देखकर गायत्री की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। शोभा, भाभी, आप कितने सालों बाद मैं आपको देख रही हूँ। ये सब क्या है? मैंने सोचा था तुझसे इतने सालों बाद मिलूंगी तो मिलकर बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन गायत्री के पूछने पर शोभा रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी बातें बता देती है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी अपनी भाभी को बताना जरूरी नहीं समझा। इन बच्चों की कैसी हालत हो गई है, लेकिन अब और नहीं। गायत्री अपने साथ लाए हुए गर्म कपड़ों को लेकर आयुष और आयुषी को पहना देती है, जिसके बाद वो उन लोगों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और उन लोगों के लिए एक नया घर भी खरीद देती है और शोभा को इतने पैसे दे देती है जिससे अब शोभा अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और अपने परिवार का गुजारा करती है। अगर आप जैसी भाभी हर ननन को मिले तो उसकी जिंदगी के तो सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। तुम पर कोई मुसीबत आए उससे पहले उस मुसीबत को मेरा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अब दोनों ननन भाभी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहते हैं। आपने कभी ना कभी तो सुना या देखा होगा कि घमंडी लोगों का अक्सर एक दिन घमंड जरूर टूटता है। ऐसे ही कुछ शायद आरोही के साथ होगा, क्योंकि अक्सर वो अपने घमंड में चूर रहती थी। माँ गायत्री ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला जो था। ऐसे ही एक सुबह उसकी बड़ी भाभी अक्षरा उसे उठाने आती है। अरे आरोही दीदी, उठ जाइए, आज आपको कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के लिए जाना है। अरे मुझे और नींद आ रही है, मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मैं लाना ही भूल गई दीदी, 9 बज गए हैं, अब तो उठ जाइए। तभी आरोही गुस्से में उठ जाती है। व्हाट? यहाँ 9 बज रहे हैं और आप मुझे अब उठा रही हैं? आपको तमीज वगैरह नहीं है क्या?
आज मेरा फेयरवेल है, मुझे रेडी होने में कितना टाइम लगेगा। और जब पता है कि मेरी आंखें बेटी से ही खुलती हैं, फिर खाली हाथ लटकाते हुए आना जरूरी है? आवाज सुन उसकी माँ गायत्री और छोटी बहू दिव्या आ जाती है। अरे क्या हो गया अक्षरा, अब तूने क्या गड़बड़ कर दी? मेरी बेटी का एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है ना, जरूर बेटी नहीं लाई होगी। वही तो मम्मा, देखना मुझे फेयरवेल के लिए भी लेट कर रही हैं। सॉरी दीदी, माँ जी मैं बस ला ही रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, मैं लाती हूं। भाभी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? जब माँ बड़ी भाभी से बात कर रही हैं, इतना ही है तो मेरी रेडी होने के बाद हाथों में नेल पेंट लगा देना। ठीक है दीदी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बड़ी बहू को डांट देती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल हमेशा से आरोही जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी, जिससे गायत्री अपनी दोनों बहू को और डांटे। कुछ देर बाद आरोही तैयार हो जाती है। एक बहू उसके नेल पेंट लगाती है, दूसरी बहू उसका हेयर स्टाइल बनाती है। बस अब मैं रेडी होने ही वाली हूं। अगर अब आपने कोई हरकत करी तो मैं मां से आप दोनों की शिकायत करने में देर नहीं लगाऊंगी, पता तो है ही। दीदी आप चिंता मत कीजिए। दीदी मेरे पास एक ब्रेसलेट है, मैं आपको दूं? आपका हाथ बहुत सूना है। ओहो, हाथों में हर चीज पहनकर भर नहीं लेते हैं हाथ को, मेरा हाथ ऐसे ही ठीक है। आप मुझे अपनी जैसी गवार हरकतें मत बताओ, इसे फैशन कहते हैं। आपको क्या ही पता होगा फैशन क्या होता है। इतना कहते ही आरोही अपनी दोनों भाभी को सुनाकर चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में वह कैरेमल पुडिंग मांगती है। अरे आप दोनों से कहा था कि मेरे लिए कैरेमल पुडिंग बना दो, कहाँ है? वो दीदी मैं तो बनाना भूल गई, पर मुझे भी याद नहीं था। कोई बात नहीं दीदी, मैं शाम को बना दूंगी, आप जब तक ये आलू के पराठे खा लीजिए। अक्षरा के आलू के पराठे सरकाने पर आरोही गुस्से में जमीन पर प्लेट फेंक देती है। What the hell is this आलू का पराठा? मेरा तो वही खाने का मन था ना। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक चीज नहीं होती। अगर दो दो चार चार नंद होती तो क्या होता आप लोगों का? मेरी तो इतनी डिमांड भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती आप। मां देख रही है ना आप अपनी दोनों बहुओं को। अरे इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, ये मेरा भी काम नहीं करती, भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं। सर पर किसी ने चोट मार दी क्या, जो गजनी बन गई हो तुम दोनों? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों बहू घर की सफाई कर रही थी। आरोही जानबूझकर मूंगफली खाते हुए कुछ छिलके जमीन पर फिर से डाल देती है, जिससे अक्षरा को दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। अरे इन्होंने तो बड़े आराम से साफ कर दिया, अभी बताती हूँ। आरोही रसोई में से खाना ले रही थी कि जानबूझकर प्लेट जमीन पर छोड़ देती है, जिससे सब्जी चावल पर बिखर जाती है और दिव्या आती है। बाप रे बाप दीदी, मैंने अभी झाड़ू पोछा किया था, ये गंदा कैसे हो गया? आरोही दीदी आपसे खाना गिर गया था क्या? आप आराम से लेते ना, अभी यहां से सफाई करके गई थी। तो मैं क्या करूं? तुम दोबारा सफाई कर लो। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? मुझसे सफाई करवाओगी? ज्यादा बकवास की ना तो मां से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद साफ कर लूंगी, आप मां से कुछ मत कहिए। दिव्या खुद सफाई करती है। एक बार अक्षरा से आरोही के कपड़े पर टक्कर लगने से जूस गिर जाता है, जिससे गुस्से में आकर वह अक्षरा का हाथ मोड़ देती है। दीदी छोड़िए मुझे, गलती से हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। इस बात से मैं पक चुकी हूं कि मैं अब नहीं करूंगी, लेकिन आपका ड्रामा यही लगा रहता है। कुछ काम आता भी है या यूं ही ससुराल से उठकर आ गई? माफ कर दीजिए दी, मैं आपकी ड्रेस साफ कर दूंगी। अरे आरोही बेटी, कहाँ है तू? तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा अमीर घर का। सच माँ, फोटो दिखाइए। आरोही को आनंद नाम का लड़का पसंद आ जाता है। अगले महीने ही उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। दिन गुजरते हैं, आरोही को नई जगह काम करने में परेशानी होती है, लेकिन वह करती है। उसकी नंद आरजू उससे डबल घमंडी थी। आरजू उसे कोई भी काम करने को कहती थी तो उसमें जानबूझकर कमी निकालती थी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद देखिए। क्या है, मैंने कहा था आज नाश्ते में मुझे पास्ता खाना है, आपने वो नहीं बनाया। हाथ टूट गए या पाँव में मेहंदी लगी है? सॉरी दीदी, मैं अभी बना दूंगी, मुझे लगा आप वेट कर लोगी, उनका लंच भी बनाना था।
अच्छा, लंच बनाना है तो वो तेरी हेडिक है। मेरे बेटे के लिए बनाया है ना, मेरी बेटी का कुछ खाने का मन है वो नहीं बनाएगी। तू मान सम्मान करना नहीं आता क्या नंद का? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद वो सास की चाय लेकर कमरे में जा रही थी कि आरजू से टकरा जाती है और आरजू आरोही पर चिल्ला पड़ती है। यू इडियट, अकल वकल नहीं है क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। कभी देखी भी है ऐसी ड्रेस? एक काम ठीक से नहीं होता, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? नहीं दीदी, वो मैं ड्रेस साफ कर देती हूँ। तुम्हारी हैसियत नहीं है इस ड्रेस को टच करने की। मैं अभी बाहर से ड्राई क्लीन करवा लूंगी, कवाड़ कहीं की। अब दफा हो जाओ यहां से। आरजू की बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी भाभी के साथ की गई सारी हरकतें याद आने लगती हैं। मेरी तो इतनी गलती भी नहीं है जितना मुझे छोटी छोटी बात के लिए यहां सुनाया जा रहा है। अब मुझे समझ आया मैं अपनी दोनों भाभी के साथ कैसा बर्ताव करती थी। मुझे अपनी दोनों भाभी से माफी मांगनी होगी। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अगले दिन आरोही घर के काम करती है। कभी सास तो कभी नंद चिल्ला दिया करती थी। उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती थी थोड़े दिन के लिए। तू घर चली गई तो यहाँ काम कौन देखेगा? मेरे पड़ोसी? कहीं नहीं जाना। सास की ना सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगता है। 2 दिन बाद दोनों भाभी हाथों में ढेर सारे तोहफे लिए आती हैं। आंटी जी, दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया हैं। आपका कैसे आना हुआ? वो हम दीदी को लेने आए थे। होली आने वाली है ना, तो पहला त्योहार लड़की अपने पीहर में बनाती है, इसीलिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप ले जाइए। ए बहू, तेरी दोनों भाभी आई हैं, जरा देख तो। सास की आवाज सुन और अपनी दोनों भाभी को देखकर आरोही को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह गले लगकर रोने लगती है। भाभी, भाभी आप आ गई। दीदी, आप इस तरह से देखकर क्यों रो गई? आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों भाभी उसके कमरे में चली जाती हैं। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ कितना गलत किया। मैं इतनी घमंडी हो गई थी कि हमेशा मेरे मुंह से आपके लिए बुरा निकलता था। बहुत काम थोपती थी, माँ से डांट भी खिलवाती थी। आप पर क्या गुजरी ये सब मुझे अब समझ आ रहा है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अक्षरा भाभी, दिव्या भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पास आना चाह रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। ना ना ना, ऐसे रोते नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत है। हाँ, और पूरा यकीन है कि आप अच्छे से ससुराल वालों को खुश रखेंगे, और रखती भी हैं। हाँ भाभी। भाभी, माँ ने आपको बैकपैक करने के लिए कहा है। आप जा रही हो ना अपने घर? मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। आरजू आरोही के गले लगकर माफी मांगती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और आरोही खुशी खुशी अपने मायके जाकर भाभियों के साथ प्यार के लम्हे बिताती है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है।